स्टार्ट करें? आवाज आ रही है मेरी? चलो, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने कर लिया था 153, 151 तक। तो अच्छा 151 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसमें एक चीज और रह गई थी, ऐसे मान लो आप इसमें मैंने 151 तक तो बता ही दिया था आपको। और अगला एक और इसमें छोटा सा है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा अगर सिर्फ मार्जिनल हेडिंग भी देख लोगे ना आप तो इतना ठीक रहता है। इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लो कि इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ऐसा ना कहीं भी मान लीजिए कहीं पे वेट एंड मेजर से वगैरह कोई चीज है, वहां पे कोई चीज वगैरह, कोई ऐसे बाट वगैरह है, ये सब ऐसा कुछ है ना, तो उसको क्या करता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी, अगर चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकता है पुलिस ऑफिसर। तो वो चीज आप थोड़ा सा, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक विदाउट वारंट वो किसी जगह में घुस सकता है, वेट एंड मेजर्स के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह उन्हें चेक कर सकता है ना। तो वो उसका वो है प्रोविजन कहाँ पर 153 में। बस वैसे पूछा तो आज तक नहीं है कभी कहीं पर, मगर बाई चांस अगर पूछेगा तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि 153 से पूछेगा, ठीक है ना, 153 के मार्जिनल हेडिंग से पूछेगा। वैसे अगर इस वाले चैप्टर की अगर आप बात करो, चैप्टर जो है ना ये 11, इसमें 151 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और या फिर जैसे अब देखो मैंने 151 आपको पढ़ाया, आपको सुना, और 149 के देखो मार्जिनल हेडिंग देखो आप, कह रहा पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कभी कभी मान लो उसका दिल कर दे पूछे कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने का कहां पर प्रोविजन है, पुलिस उसे प्रिवेंट करेगी, कहां दिया है ना। इसमें एक सिंपल सी डिक्लेरेशन है 149 कि भाई अपनी बेस्ट एबिलिटी जितनी मतलब वो हो भाई, अपना अपराध होने से रोकना है हमें। पुलिस का काम से चला दिलाना थोड़ी ना है, पुलिस का काम तो अपराध होने से रोकना भी है। तो एक जनरल डिक्लेरेशन जो है 149 में, और 151 में बोलता है कि अगर उसे रोकने के लिए हमें प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, है ना। इसके बाद देखो
रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फोर्थ विथ डिफाइन है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? चलो, लाइट चली गई थी एक्चुअल में, तो लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना, शुरू करें? चलिए, आ जाओ, ज्वाइन कर लो एक बार, बाकी लोग भी 1 मिनट आ जाने दो। जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 17 जो है, चैप्टर जो सॉरी 12, चैप्टर जो 12 है आपका इन्वेस्टिगेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पर्पज से। आप लोगों को बहुत डीप पढ़ना पड़ता होगा, है ना, एक एक सेक्शन का अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। पीटी पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्योंकि बाकी का सीआरपीसी अपने अपने तरह पढ़ा है, तो बहुत जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे एक 154 से क्वेश्चन पूछ रहा था कि एफआईआर कहाँ डिफाइन है ना? आप बताओ एफआईआर कहाँ डिफाइन है, आप बताओ, बताना चाहता कोई? एफआईआर कहाँ पर डिफाइन है? ना ना, देखा हो गया ना गलत, यही गड़बड़ है। एफआईआर आपने बोला 154 में डिफाइन है, कहीं भी मुझे आप कहीं एफआईआर 154 अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, आप मुझे बताओ कहीं यहाँ पर एफआईआर डिफाइन कर रखी हो। एफआईआर होती क्या है 154 में कहीं नहीं लिखा। डेफिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पे बताया हो कि ये चीज क्या होती है, ये कहीं पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं बताया कि एफआईआर क्या होती है। और इसीलिए जब वो पूछेगा ना कि एफआईआर कहां डिफाइन है, तो उसमें एक ऑप्शन ये देगा लास्ट में, डी बना के एक ऑप्शन ये देगा कि नॉट डिफाइंड, एक ऑप्शन ये देगा, और दिस इज द राइट आंसर। एफआईआर सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है। अब देखो, एक तो पूरा पढ़ने का इसलिए कोई फायदा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ूं, फिर भी देखो मोटा मोटा एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई, इफ गिव्स ओरली टू एन ऑफिसर, अगर ओरली दी है तो आप उसे राइटिंग में रिड्यूस कर लो, और अगर मान लो खुद ही उसने राइटिंग में दी है तो उसको ऐसे के ऐसे ही ले लो, और शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो जो एफआईआर दे रहा है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या करेगा, उस पर साइन कर देगा। अगर ओरली दी है तो आप रिड्यूस कर लो राइटिंग में, और राइटिंग में दिया तो कोई बात नहीं, करो उससे साइन वाइन कर दो उससे, है ना। और उसे क्या करोगे, शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस, है ना। बस यही तो कह रहा है। तो इसमें कहीं ये तो नहीं बता रहा ना कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। मेंस में क्वेश्चन आता है कि एफआईआर क्या होती है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या, फलाना ढिमकाना, मगर तब भी आप ये लिखते हो कि एफआईआर तो डिफाइन नहीं है कहीं सीआरपीसी में, मगर उसका मतलब ये है, आपने बता दिया। दूसरी बात कि अगर आप एफआईआर दे रहे हो तो आपको उस पर साइन करना पड़ेगा, और सपोज करो कि आप साइन करने से मना कर दो, तो एफआईआर तो दे रहे हो, साइन नहीं कर रहे हो उस पर, तो आपको याद है कि हमने सीआरपीसी और सॉरी आईपीसी पढ़ा था, और उसमें हमने सेक्शन पढ़ा था 180 यही था कि आप साइन करने से अगर मना करते हो, जब आप लीगली बाउंड हो साइन करने के लिए और आप नहीं करते हो, तो पुलिस वाला क्या करेगा, 180 का मुकदमा बनाएगा आप पर। और मैंने वहां पर जब 180 आपको पढ़ाया था तब ये बताया भी था कि इसमें एफआईआर आ जाती है 164 के बयान पर हस्ताक्षर करने में आ जाता है, ऐसी जगह पे आपको साइन करना है। तो एफआईआर नॉर्मली वैसे देखा जाए तो राइटिंग में दी जाती है, आप यहां से जाते हो, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कंप्लेंट दे रहे हैं, पर अभी तो हमें समझ में आ गया, वी आर लीगल स्टूडेंट, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि हम तो कंप्लेंट नहीं कह सकते। कंप्लेंट तो क्या होती है, 2D में डिफाइन करी है, जो आप मजिस्ट्रेट हो करते हो कंप्लेंट। तो एफआईआर ओरली दे सकते हो, चाहो तो आप रिटर्न में भी दे सकते हो, बट ओरली दे रहे हो तो वो पुलिस वाला उसे रिड्यूस करेगा और आपको साइन करा लेगा। आप रिटर्न में दिए, आप साइन करके दे दो, है ना।
और एफआईआर कहीं भी डिफाइन नहीं है। उसके बाद जो प्रोवाइज है वो तो ये कह रहा है कि अगर कोई मतलब महिलाओं से रिलेटेड कोई ऑफेंस है जो नॉर्मली, तो कह रहा है कि भाई सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन ऑफिसर। तो ऑब्वियस सी बात है कि महिला ज्यादा कंफर्टेबल होंगी अपनी बात बताने के लिए किसी महिला को, तो वो वुमेन पुलिस ऑफिसर को, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं पूछता। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक चीज तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है और आपको पता भी होगी और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक जनरल नॉलेज की बात कह रहा हूं मैं आपको। जब 2 में कह रहा है ना, क्लॉज 2 में, अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फोर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। तो ये बात तो ठीक है कि एफआईआर की कॉपी आप जब रिकॉर्ड करते हो तो उस एफआईआर की कॉपी एक जो बेचारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, जो मतलब आम भाषा में जिसे आप कंप्लेनेंट कहते हो, उसे आप दे दो। ठीक है, ये तो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और तीसरा ये कह रहा है कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस वाला लिखने से मना कर देता है, आपकी एफआईआर पुलिस वाला लिखने से मना कर देता है, तो आप पे क्या रेमेडी है, तो ये दे रहा है। तो कह रहा है अपना जो अगर आपको लिखने से मना करता है ना, तो वही जो आपने कंप्लेंट थी उसे पोस्ट करके भेज दो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, है ना। और अगर उसे लगेगा कि हाँ इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, तो वो क्या करेगा, या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेगा, खुद चाहे तो वो बढ़ाए, और या फिर अपने से नीचे वाले किसी को भी बोलेगा कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। अब एक बात बताओ, ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सोच समझ के जवाब देना मुझे। आपने यहां से एफआईआर भेजी एसपी को, थाना आपका लगता था सपोज करो संगम विहार, ठीक है, एक दिल्ली का एक इलाका है संगम विहार, ये आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। यहाँ के एसएचओ ने एफआईआर लेने से मना कर दी, आपने उठा के वो भेज दी एसपी को, ठीक है जी, पोस्ट कर दी। अब ये कह रहा है 154 का क्लॉज 3 कह रहा है कि एसपी चाहे तो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सवाल मेरा ये है कि एसपी को कहां पर जुडिक्शन है, कहां पर पावर दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसलिए ये मत बोलना कि ये पढ़ा नहीं है। बताओ बताओ, सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को क्वेश्चन में? नहीं बताएगा, रिवाइज नहीं कर रहे हो। जब मेरी क्लास खत्म हो जाया करे, या फिर एक काम करा करो, क्लास शुरू होने 5 बजे क्लास शुरू होती है, उससे आधे पौन घंटे पहले वो रिवाइज कर लिया करो पीछे क्या पढ़ा था। अब यही क्वेश्चन वो आपसे प्रॉब्लम बना के पूछ देगा तो क्या करोगे, याद ही नहीं आएगा कुछ, बोलोगे ऑप्शन दो सर, है ना, यही बोलोगे सर ऑप्शन दे दो। याद करो, कुछ तो बताओ, कोई गैस तो करो, आप कहीं आसपास हो के ये तो पता लगे। कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने आपको इसका 36 पढ़ाया था, निकालो जरा एक बार 36, पीछे जाओ। थर्टी सिक्स खोला? नो सर, नो सर का क्या मतलब, मैंने 36 नहीं पढ़ाया था। थर्टी सिक्स पढ़ाया था ना मैंने, याद तो है कि नहीं है? यार नहीं आया मुझे, अच्छा अब तो खोलो 36 खोलो, और 36 देखो क्या कह रहा है। कह रहा पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में exercise the same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the local limits of a station। तो ये 36 यही तो कह रहा था। ये क्या कह रहा था कि जिस एरिया में मान लो जूनियर ऑफिसर है, आप इसके जितने भी सीनियर है सबको सेम पावर है। भाई एसपी का मान लो, सपोज करो कि मैं मान के चलो एसपी को पूरी दिल्ली में पावर है, संगम विहार दिल्ली का एक पार्ट है, एसएचओ को इस संगम विहार के पुलिस स्टेशन में पावर है, एसपी को सारे पुलिस स्टेशन में पावर है। तो एसपी कहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहां से मिल रही है उसे? उसे मिली 36, है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, मैं पूछता ऐसे कभी प्रॉब्लम बना के तो आज तक कभी नहीं पूछा था मेरे ध्यान में,
मगर एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जब वो बनाएगा ना आपसे तो आप कंफ्यूज मत हो। अब याद रखना कि 36 का कहाँ पे यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 154 से ये क्वेश्चन आपके बनने थे। एक तो एफआईआर डिफाइन, अब तो कभी नहीं बोलोगे एफआईआर कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है, एफआईआर डिफाइन नहीं है। एक चीज और पूछने का, मान लो इसको, मान लो आपसे दो लैंडमार्क केस है, एक तो ललिता कुमारी, बच्चा बच्चा जानता है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2013 का केस है शायद, या 12 और 13 दोनों का, एक 12 में हुआ है, एक 13 में हुआ है, ठीक है। तो ये तो लैंडमार्क केस है। इसमें बोला गया कि पुलिस वाले को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उसे लिखनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, इन एनी केस। वो मतलब मैंडेटरी है, ही हैज नो डिस्क्रिशन, फाइल करनी पड़ेगी उसको, झूठी है सच्ची है वो बात की बात है, आपको लिखनी पड़ेगी। ये तो ललिता कुमारी केस है, पूछ भी लेता है, मतलब अब तो पुराना केस होगा शायद ना पूछे। एक और है, देखो एक है यूथ बार एसोसिएशन है, यंग इंडिया है, यंग इंडिया है, या फिर ऐसे कुछ है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। एक बार, एक सेकंड आप रुको, मैं एक बार देख लेता हूं इसको। जस्ट यूथ यंग नहीं है, ये यूथ बार है, ये है यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है ना यूथ, ये यूथ बार, इसमें इसमें ना यूथ बार वाले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जो आया था ना कि 24 घंटे में आप एफआईआर को अपलोड करो, 24 घंटे में जो अपलोड करने का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो इसमें आया। तो ये भी एक मतलब एफआईआर से रिलेटेड एक लैंडमार्क सा केस है, तो इसे भी याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ललिता कुमारी कह रहा है कि आपको रजिस्टर्ड करनी है हर हालत में, लॉन्च करनी है एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ा अपने एक डिसीजन में और कह दिया कि देखो ये तो हो गया बहुत, आप लॉन्च करोगे, 24 घंटे में अपलोड भी करोगे, बस जो सेंसिटिव टाइप के हैं, जैसे वाली कोई लेडीज के खिलाफ कोई है, ऑक्सो की एफआईआर है, ऐसे अगर कोई एफआईआर है तो वो नहीं अपलोड की जाती है, मगर बाकी जितने भी है वो सबकी एफआईआर अपलोड की जाती है, यूथ बार एसोसिएशन और यूनियन ऑफ इंडिया। आज हम ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एफआईआर हम देख पा रहे हैं, कई बार डाउनलोड कर लेते हैं जरूरत पड़ती है तो यहाँ से हमारे लिए फायदा होता है। यूथ बार एसोसिएशन, एफआईआर से रिलेटेड दो क्वेश्चन और ये पकड़ लो आप, ठीक है, काफी है। 154 में इससे बाहर नहीं बनाता। 155 156 यहां से जरूर एक क्वेश्चन बना देता है, 155 156 से एक क्वेश्चन तो बनाएगा, ठीक है। तो 155 क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, हमने 2L में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना, 2C में कॉग्निजेबल था, 2L में नॉन कॉग्निजेबल था। तो ऐसे बोलते रहा करो, जैसे नॉन कॉग्निजेबल का वर्ड आया तो आपने तुरंत याद कर लिया 2L में पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज हो गया आपका, यही के यही, आपको पता भी नहीं लगा कि सबकॉन्शियस में कब आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो। अब देखो 155 क्या कह रहा है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर in charge of police station of a commission within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter a cause to be enter the substance of information। तो वही है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर आपको कोई वो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसे एंटर कर लो। और एक इंपॉर्टेंट बात, तो उसे एंटर करने के बाद जो इन्फॉर्मेंट है, एफआईआर तो आप नहीं करते, एक एनसीआर काट देते हो, एक एनसीआर होता है ना, जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं इसको, आप ये लॉन्च कर लेते हो एफआईआर की जगह। और जो इन्फॉर्मेंट है ना, जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो
आप उसे बोलते हो आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास, ये एनसीआर काट के और मजिस्ट्रेट के पास भेज देते। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 155 में जो पीटी में पूछता है आपसे और जो पूछना भी बनता भी है वो आपका देखो ये है, कह रहा नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट द मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है ना तो आप उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि नॉन कॉग्निजेबल केस में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट आप उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कहां दिया हुआ है ऐसे पूछ लेता। तो आपको ये तक याद रखना है कि 155 के 2 में दिया है। कभी कभी ना ज्यादा ही वो हो जाता है और क्या करेगा आपसे क्लॉज पूछ लेगा। तो 155 2 में दिया है कि आप नॉन कॉग्निजेबल को इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। और इसीलिए जब मैं आपको याद होगा और आपको मैं थोड़ा देखो पीछे लेकर चलूंगा, 2D में जब हम कंप्लेंट पढ़ रहे थे ना, जब हम कंप्लेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर जो एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लेंट की पढ़ी थी वो इसी के बारे में बात कर रहा था कि उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसमें एक ना ये लोग करते क्या, एक्चुअल पुलिस वाले लोग प्रैक्टिकल चीज बता दो क्या करते हैं कि एक दो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंस, तो एक उसमें कॉग्निजेबल घुसा देते हैं। और वो इसीलिए घुसाते हैं कि उससे क्या फायदा होता है, वो इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल जाती है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। और बाद में जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आती है तो बोल देते हैं अच्छा ये वाला जो था ना कॉग्निजेबल ये तो हुआ ही नहीं सर, इसके तो हमें कोई समझ नहीं। तो बाद में जब चार्जशीट फाइल करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल की ही करते हैं। तो कोर्ट कह रहा है कि अब इसकी अगर करोगे ना तो हम इसे कंप्लेंट मानेंगे, जो 2D में हमने एक्सप्लेनेशन कहा। तो वो फुल प्ले ना कर पाए उसके लिए वहां पर कंप्लेंट बना दिया था। इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है नॉन कॉग्निजेबल विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, है ना। और तीसरे में देखो क्या कह रहा है, तीसरा का एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ओवरऑल ये कह रहा है कि एक बार वहां से मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया पुलिस ऑफिसर को कि जाओ इन्वेस्टिगेशन तुम कर सकते हो, तो इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी मतलब उसे जैसे वो कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन करता है जो जो पावर्स होती है वो सारी पावर्स उसको मिल जाती है। बस क्या नहीं कर सकता अभी भी ना, अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। मतलब नॉन कॉग्निजेबल में तो विदाउट वारंट बेचारा अरेस्ट कर ही नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन में बाकी सारी पावर भले ही मिल जाए फिर भी अरेस्ट की पावर अभी भी नहीं मिल रही। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा क्लॉज 2 में तो क्या था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तीसरा कह रहा है ऑर्डर मिल गया तो कर सकते हैं, सारी पावर आ जाएंगी आपके पास, फिर भी अरेस्ट मत करना। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अगर 155 से एक्चुअल में उसका दिल जो करेगा ना बनाने का, क्लॉज 4 से करेगा एग्जामिनर का। क्या कह रहा है देखो, कह रहा वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंस। तो एक ऑफेंस, 2 ऑफेंस, 3 ऑफेंस, एक केस में बहुत सारे ऑफेंस हो सकते हैं। मे एक्साइज नहीं सॉरी मोर ऑफेंस ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल। अब इन 3 में से सपोज करो ऐसा हो कि ये वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस नॉट विद स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जो मैं आपको बार बार कंप्लेंट के टाइम पे पढ़ाया, अभी जैसे इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने यही बताया कि अगर किसी एक केस में बहुत सारे ऑफेंस और एक ऑफेंस में उसमें कॉग्निजेबल जुड़ गया तो वो केस पूरा का पूरा कॉग्निजेबल हो जाता है। अगर एक भी कॉग्निजेबल जुड़ गया तो पूरा का पूरा कॉग्निजेबल हो जाता है, चाहे उसमें 10 उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल जुड़े हुए। और पुलिस यही करना चाहती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन की पावर है नहीं नॉन कॉग्निजेबल में, तो उसे अगर उसको दिल कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी है तो क्या करके कॉग्निजेबल घुसा देंगे उसमें, एक लाइन बढ़ा देंगे एफआईआर में और कॉग्निजेबल बना लेंगे उसको, और फिर कॉग्निजेबल बना के अपना आराम से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पावर मिल जाएगी विदाउट ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलेगी। तो ये जो 4 है ना, 4 यही आपको बता रहा है कि अगर एक उसमें बहुत सारे ऑफेंस हैं तो उसमें से कॉग्निजेबल अगर एक कॉग्निजेबल जुड़ गया तो बाकी चाहे सारे नॉन कॉग्निजेबल, पूरा केस को बोला जाएगा कॉग्निजेबल केस। ये 154 में 4 कहता है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो 155 तो हम पढ़ रहे थे, 155 तो पढ़ रहे थे नॉन कॉग्निजेबल। 4 चीजें पढ़ी हमने। पहली बात क्या थी
कि आप एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे, एनसीआर करोगे और उसे इन्फॉर्मेंट को भेज दो मजिस्ट्रेट के पास। दूसरा पढ़ा आप इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर नहीं करोगे। तीसरा ऑर्डर मिल गया तो इन्वेस्टिगेशन कर लो और अरेस्ट मत करना। और चौथा कह रहा है कि बहुत सारे अगर ऑफेंस है उसमें तो एक भी कॉग्निजेबल है तो सारे कॉग्निजेबल माने जाएंगे, तो केस पूरा कॉग्निजेबल माने। अब आता 156 156(3) 156(3) 156(3। जिसने लॉ पढ़ी है उसने पढ़ा 156(3) है ना, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा 156(3? सब यही पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत यूजफुल भी है। देखो पहले 156(3) मत पढ़ो, पहले 156 का एक तो पढ़ लो। कह रहा है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ओवरऑल बात ये है 156 कॉग्निजेबल की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर जो पीओ है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अभी हमने 155 बड़ा नॉन कॉग्निजेबल, यही तो फर्क है बेसिक। भाई कॉग्निजेबल में बेचारा वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा था विदाउट उसके, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर पा रहा है। ठीक है ना। 156 का एक तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए कि कॉग्निजेबल में कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। दूसरा इसका जो कह रहा है, जो पीटी में नहीं पूछता फिर पढ़ा देता हूं, कह रहा नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called into question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under the section to investigate। तो मतलब ऐसा अगर हो जाए, सपोज करो उसने अपने क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन की लिमिट से बाहर जाके कोई इन्वेस्टिगेशन कर दी, मतलब कि मान लो सपोज करो कि उसको जुडिक्शन नहीं था, एफआईआर दूसरे थाने के जुडिक्शन की थी, इसके यहाँ लॉन्च हो गई और इसने इन्वेस्टिगेशन कर ली, है ना, या इसने मतलब कि नॉट एम्पावर्ड की बात कर रहा है ना, और पीओ को जो पावर नहीं है वो काम उसने किया, तो ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते आप। नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन सही कर रहा है गलत कर रहा है ये बात नहीं कर रहा है इसमें, ये तो क्वेश्चन उठा सकते हो आप। ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करने की पावर थी कि नहीं थी, इस चीज को आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। इन्वेस्टिगेशन सही गलत करना इज द डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है कि नहीं इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो ये क्वेश्चन नहीं कह रहा, नहीं उठा सकते भाई, हो सकता है किसी और थाने में लगता हो जुडिक्शन, उससे शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन, तुम कहोगे तो पावर ही नहीं इन्वेस्टिगेशन की। ये क्वेश्चन यहाँ पे निगेट कर रहा है क्लॉज 2, पूछता नहीं है, बता दिया है। तीसरा पूछ लेता, पहला ऐसे पूछ लेता है, ऐसे 156 का तीसरा पूछ लेता कि 156(3) में जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर देगा, मतलब कि प्रॉपर अगर मान लो पुलिस वाला नहीं लिख रहा है तो कौन देगा, तो एनी मजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो मान लीजिए अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, मान लो इन द सेंस कि वो एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो उसमें एफआईआर वर्ड तो यूज नहीं किया, पर बिना एफआईआर लिखे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो एफआईआर नहीं लिख रहा है तो एक तो आपका क्या रेमेडी थी, आप जाते हैं एसपी को दे देते हैं 154(3) में, एसपी को दे रहे थे आप, और 156(3) में आप किसी मजिस्ट्रेट को दे दीजिए, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में कि 156(3) डाल दिया है कोर्ट। तो वो जो 156(3) डाल देते हैं इसलिए होता है कि आप पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दीजिए कि एफआईआर लेके इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, 156 नहीं हो गया, 157 देख लो, 157 देख लो क्या कह रहा है 157 में, कह रहा है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब 157 में पूरा खेल जो है ना वो मैं आपको आम भाषा में बताएगा, क्योंकि तो पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। एक चीज जो पूरे 157 जिसकी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ऑकरेंस रिपोर्ट। ऑकरेंस रिपोर्ट, आप सवाल ये कि ऑकरेंस रिपोर्ट क्या होता है, वैसे तो आपसे पीटी में कभी नहीं पूछेगा ऑकरेंस रिपोर्ट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ऑकरेंस रिपोर्ट होती है जब आप एफआईआर लिखते हो, तो एफआईआर आप 4 कॉपी में लिखते हो, ओवरऑल एफआईआर लिखी जाती है 4 कॉपी, एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहती, एक कॉपी आप इन्फॉर्मेंट को दे देती हो, 154 का 2 बता रहा था, एक कॉपी आप अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजते हो। कंसर्न मजिस्ट्रेट मतलब क्या, आपका जो एरिया मजिस्ट्रेट है,
ठीक है, और एक कॉपी आपको भेजनी होती है बाद में, वो डीएम को जाती है। ओवरऑल 4 कॉपी तैयार करी जाती है एफआईआर। तो वो जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है कॉपी, उसको बोला जाता है ऑकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, और ऑकरेंस रिपोर्ट का फायदा क्या है ये भी समझ लो आप, पूछता ये भी नहीं है वो, बाई चांस पूछ ले। तो ऑकरेंस रिपोर्ट का फायदा ये है कि अभी एफआईआर लिखी गई मान लो 3:12 और शाम को 5 बजे वो कॉपी पहुंचा देगी मजिस्ट्रेट को। ठीक है, अब क्या है कि 5 बजे एक कॉपी पहुंच गई उस पर, अब पुलिस वाला इसमें कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है एफआईआर। देखो अब तो क्या है कि सब कुछ ना कंप्यूटर से टाइप होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, पर ये जब एफआईआर 1973 में सॉरी सीआरपीसी बनी थी, इससे पहले सीआरपीसी चल रही थी, तब तो मैनुअल सारे काम होते थे। तो फिल्मों में देखते ना, एफआईआर में 2 लाइन बढ़ा दी, किसी को इम्प्लीकेट कर दिया। पिंक मूवी अगर आपने देखी हो, आपने बैक डेट में एफआईआर कैसे लिखी गई है मैनुअल रजिस्टर में, आपने देखी होगी। पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जो बोलता है कि आपने एक मोबाइल चोरी की जो एफआईआर है वो तो 10-15 लाइन में लिखी है, फोन का कलर ऐसा था, ये था, वो था, फलाना का। और आपने एक जो एफआईआर है, जो मारपीट केस की ऐसी जो एफआईआर है, वो एफआईआर आपने 2 लाइन में लिखी है कि फलानी लड़की ने इस पर हमला किया, सिर्फ 1 लाइन में, क्योंकि उतनी जगह आपके पास उस पेज में बची थी, उसमें आपने लिख दी। पिंक मूवी देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? देखना, अच्छी मूवी है वो। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, उसका इंतजाम कर दिया इन्होंने 157 दिन। ठीक है, ऑकरेंस रिपोर्ट से कि एक कॉपी पहुंच जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, तो फिर क्या इसमें कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो मजिस्ट्रेट कहेगा अच्छा मेरे पास तो ये कॉपी आई थी भाई, अब ये कैसे दो में डिफरेंस कर रहा है, देख लेना पिंक मूवी। 13 तारीख को एग्जाम देना, 14 तारीख को पिंक मूवी देखना। पिंक मूवी में एक्चुअल में ये ना अमिताभ बच्चन एक मतलब पॉइंट वहां पर उठाता है एक, और पॉइंट ये होता है कि वो यही कहना चाहता है कि आपने बैक डेट में जाके एफआईआर लिखी। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि एक पेज था, उस पर मान लो कोई 2 एफआईआर 3 एफआईआर लिखी गई होंगी उस दिन की, उसमें नीचे थोड़ी सी जगह बची होगी, तो उसने लड़कियों के खिलाफ जाने के लिए पुलिस वाली ने एक एफआईआर और 2 लाइनों में लिखी। तो अमिताभ बच्चन वो बताता, तो वो चीज ना हो पाए, पुलिस वाले को काम ना कर पाए, उसके लिए 157 में ऑकरेंस रिपोर्ट का प्रावधान। ठीक है, तो समझ में आ गया मामला क्या है इसमें। अब देखो एक सवाल और उठता है कि क्या ऑकरेंस रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्रिविलेज डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? प्रिविलेज डॉक्यूमेंट वो होते हैं जिससे एज अ राइट आप नहीं मांग सकते। प्रिविलेज डॉक्यूमेंट वो होते हैं, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए अभी कोर्ट और पुलिस के बीच की बात है ऑकरेंस रिपोर्ट की, तो आप नहीं कह सकते अच्छा हमें दिखाओ, लाओ इसकी कॉपी हमें भी दिखाओ, ऐसा होता ना। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट टाइप होता है, जैसे मान लीजिए जो भी मतलब ऐसे होते हैं, चार्जशीट, आप चार्जशीट की कॉपी मांग सकते हो, है ना, वही एक कॉपी हमें भी दीजिए, ऐसे आप ऑकरेंस रिपोर्ट की कॉपी मांग सकते हो। तो कभी अगर पूछ देता है, वैसे पूछता नहीं है, वो बाई चांस पूछ देते ऑकरेंस रिपोर्ट कैसा डॉक्यूमेंट है, किस नेचर का डॉक्यूमेंट है, तो आप वहां पर लिखना ऑप्शन में मारना प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। प्रिविलेज का क्यों हिंदी में मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलते होंगे। प्रिविलेज तो आप समझ रहे हो ना, मतलब प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछता नहीं है तो बाई चांस पूछते तो मैं वहीं पे आप लिख लो 157 पे वहीं लिख लो ऑकरेंस रिपोर्ट इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? कभी भी आप रिवीजन करोगे बाद में ना। विशेष अधिकार, हाँ विशेषाधिकार टाइप, हाँ वही तो वही वाली बात है ना। तो अब मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया ऑकरेंस रिपोर्ट 157 में। अब देखो मैं अब एक साथ रीड करूँ तो कोई इशू तो होगा नहीं आपको, मैं कर देता हूँ। देखो, इफ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अदरवाइज एंड इन्फॉर्मेशन चार्ज ऑफ रजिस्टर है रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसको लग रहा है ऑफेंस हुआ है, विच इज एम्पावर्ड अंडर 156 टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब वो एफआईआर लिखेगा। ही शैल फोर्थविथ, देखो इसमें जो वर्ड यूज किया फोर्थविथ किया है, फोर्थविथ होता है तुरंत। अब तुरंत तो नहीं भेजेगा ना, हर एफआईआर लिख के बोले कांस्टेबल को जा भाग के मजिस्ट्रेट साहब को लेके आ। वो क्या करते हैं एक्चुअली में, क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो आएंगी उनको हम 2 बजे तक भेज देंगे, है ना, फिर 12 से
शाम को 6 बजे आएंगे, उन्हें 8 बजे तक भेज देंगे, ऐसे करके भेजते हैं, 4 5 6 घंटे में वो बना लेते हैं। ही शैल फोर्थविथ send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance। empowered to take cognizance मतलब एरिया मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट ही हो गया, उसको एक कॉपी उसकी भेज देगा, है ना। एंड प्रोसीड इन पर्सन और सेल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में व जनरल, और उसे भेजेगा, बोलेगा भाई जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करो अपना, क्या क्या वहां पे मिलता है, जाओ देखो क्या हुआ है, इतनी सी बात है बस। तो ओवरऑल वहां पे एक रिपोर्ट भेजनी है उसको मजिस्ट्रेट। और जो प्रोवाइडेड दिया है, अब देखो क्या है प्रोवाइडेड, देख लेते हैं एक बार, इसमें भी मजा है थोड़ा सा। प्रोवाइजो है, और आज ही मुझे पता लगा कि प्रोवाइजो को हिंदी बोलता परंतुक, ठीक है। तो इसमें जो परंतुक दिया है वो क्या है, देखो ये प्रोवाइडेड दैट, जो परंतुक यही हो गया ना प्रोवाइजो वाला परंतुक। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ऑफ इंफॉर्मेशन as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not a serious nature। तो मान लो कि ऐसा हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बाय नेम दिया कि अरे सुरेश ने मेरे साथ ऐसा किया है, सुरेश सन ऑफ महेश पूरा दे रहा है इसका, है ना, और रेजिडेंस भी दे दिया इसका कि वहां रहता है दिस एक्स वाई जेड, ये इसका एड्रेस है, पूरा दे दिया उसका। तो बाय नेम आपने दिया है, और सीरियस नेचर का मतलब मान लीजिए वो नहीं है, जो एलिगेशन जो लगाया एफआईआर वो सीरियस नेचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत भाग के जाना है और वहां पे जाके एकदम तुरंत तहकीकात शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, तो मतलब कि खुद नहीं जाएगा फिर बहुत जल्दी एकदम, है ना, तुरंत नहीं भेजेगा, यही तो मैं कह रहा है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि बाय नेम, तो ये पता नहीं फिर क्या करेगा, जैसे मान लो कि 160 का एक नोटिस दे देगा, अभी आने वाला है हमारे पास 3 4, उसी को बुला लेगा 160 का नोटिस देके कि चलो थाने आओ, तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे एफआईआर आई है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। और बी जो है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखो बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है if it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। कह रहा है कि अगर एसएचओ को, पीओ को ये लगे कि नहीं यार इसमें तो इन्वेस्टिगेशन बनती नहीं है ना, ग्राउंड ही नहीं है इतने सफिशिएंट कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, मना कर देगा, और उस पर लिखेगा। अरे यार करेगा लिखने के चक्कर में तो पूरा फील खराब हो गया। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, है ना। और वो एक्चुअल में करते क्या है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हल्का फुल्का है, तो ऑकरेंस रिपोर्ट पर लिख भी देते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, या कर रहा हूँ, जो भी होगा बता देते हैं। तो 157 से एक्चुअल में जो पूछता है वो क्या पूछेगा कि ऑकरेंस रिपोर्ट कहाँ पर है, तो 157 में है। पूछते अगर बाई चांस ऑकरेंस रिपोर्ट क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। किसे भेजते हैं, कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। कब भेजते हैं, 4th दिन भेजते हैं, है ना, तुरंत की तुरंत भेजनी होती है। टेक्निकल वर्ड तो 4th विद है, मगर वो भेजते 4 5 घंटे के उस पर। और अगर उसे लगता है कि बाय नेम दी है, सीरियस नेचर है नहीं, मैं नहीं कर रहा भाई अभी इन्वेस्टिगेशन, कोई बात नहीं, उसे बुला ही लूंगा। और अगर उसे लग रहा है कि इसमें तो ग्राउंड ही नहीं बनते इन्वेस्टिगेशन के, नहीं करेगा, लिख के भेजना, नहीं करा जाओ, जो करना कर लो। अब देखो 158 कह रहा है एवरी रिपोर्ट सेंड टू मिस्टर सेक्शन इफ द स्टेट सबमिटेड, तो कुछ नहीं है ये जो 158 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, जो ऑकरेंस रिपोर्ट ऑफ 157 की जो भेज
हमारा हो गया था 158 में बताता कि वो जाएगी, वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू वो जाएगी, क्या बोलते हैं, सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाएगी ऑकरेंस रिपोर्ट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं उसमें भी। उसके बाद आता है 159। उसके बाद क्या आता है 159। 159 क्या कह रहा है, वही 157 में मान लीजिए कि आपने भेज दी ऑकरेंस रिपोर्ट, ठीक है जी, आपने ऑकरेंस रिपोर्ट भेज दी, आपने ऑकरेंस रिपोर्ट भेज दी और आपने उसमें लिख दिया जी मैं नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन, हो जाता है, आपको नहीं लगा करना जरूरी है। तो 159 बता रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास जो पहुंची है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, देखो कह रहा सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। पहला काम 159 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आप जो कह रहे हो कि मैं नहीं कर रहा वो गलत बात है, आप कर लो, पहला काम ये करवा। और उसका मन करता कि छोड़ो यार इन्वेस्टिगेशन की क्या बात करनी, और इफ यू थिंक फिट एडवांस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। पहला काम ये कराएगा, दूसरा क्या कराएगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा लेगा, खुद कर ले चाहे अपने सबऑर्डिनेट से करवा ले। और इंक्वायरी हम कहाँ पढ़ते हैं, जब इंक्वायरी की बात आ ही गई है तो बताओ इंक्वायरी हम कहाँ पढ़ते हैं, इंक्वायरी हम पढ़ते हैं 2G में। और तीसरा कह रहा है कि इंक्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देगा। तीसरा भी तरीका है उसके पास, अदरवाइज डिस्पोज कैसे करेगा, हो सकता है उसको कंप्लेंट में कन्वर्ट कर ले और कंप्लेंट में कन्वर्ट करके और तब उसे हर्ड कर ले। तो 157 में आपने ऑकरेंस भेजी, वहां पे पुलिस वाले ने ये कह दिया, आप मान लो उस पर लिख दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, तब तो ये 159 कहीं पे पिक्चर में नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। मगर उसने लिख दिया अगर मान लीजिए पुलिस वाले ने कि मैं नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन, तो जज साहब ये 3 काम कर सकते हैं, पहले तो कह ही दे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर उनका क्या छोड़ो मैं एक बार करता हूँ उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा लेता हूँ, और तीसरा ये करेंगे अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देते। सिंपल सी बात है, पुलिस वाला ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे काम। तो ये क्या चेक एंड बैलेंसेस वाली बात हो गई। ओवरऑल अगर आप देखो इसको, तो किसी भी एक आदमी के हाथ में, एग्जीक्यूटिव के हाथ में सब कुछ नहीं छोड़ रहे ना, पर लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है ना, थोड़ा ध्यान रखता है कि किसी एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो क्या होगा, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जिसके पास पावर आ जाएगी सिंगल आदमी के पास तो वो करप्ट हो जाएगा, और एब्सोल्यूट पावर दे दी तो एब्सोल्यूटली करप्ट होना ही होना। तो उसको इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। मोंटेस्क्यू का आप पढ़ते होगा ना, आपने कहीं पढ़ा होगा, वैसे अब मैं यहाँ तो आपके लिए काम का नहीं होगा वो, पर मोंटेस्क्यू का पढ़ा होगा आपने, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, अमेरिका का सिद्धांत है ना, सेपरेशन ऑफ पावर पे चलता है कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ये तीनों जो पिलर्स हैं, ये तीनों जो आपकी 3 जो बॉडीज है, इन तीनों के पास सेपरेट पावर होनी चाहिए। अगर किसी एक को सारी पावर दे दी तो फिर करप्शन बहुत होगा और वो जो कंट्री है वो डेवलप नहीं करेगी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कर दिया। इसके बाद जो मैं आपको बहुत बोल रहा था कि 160 का नोटिस दे देंगे, 160 का नोटिस दे देंगे, वो 160 आ गया। 160 में पुलिस क्या करती है, नोटिस देके अपने पास बुला लेते हैं, कहते आ जाओ जी, है ना, और यही पूछता है कि किसी पुलिस वाले को बुलाना हो तो कौन सा नोटिस देता है, 160 का देता है। कह रहा देखो, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ। तो क्या कर रहा है, राइटिंग में नोटिस दे रहा है और क्या कह रहा है, आ जाओ भैया मेरे पास अटेंडेंस लगा लो, यहाँ पे हाजिरी लगाओ, of any person being within the limits of his own or any adjoining station from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो जिस केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे रिलेटेड अगर उसे लगता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ जानता है, acquainted है, तो कुछ नहीं करेगा, उसे नोटिस देगा, आ जाओ भैया कल 4 बजे यहाँ पर आ जाना, आपसे पूछताछ करनी है।
वो 160 का नोटिस देता है। जो पूछेगा आपसे ना पीटी वो यही पूछता है, तो उसे बुलाना होता है तो किसका नोटिस देता है, समझ गए ना आप, किस चीज का नोटिस देता है। एक चीज तो इसमें थोड़ा सा परंतुक लगा हुआ है, प्रोवाइजो है, ये पढ़ लो, पूछ भी सकता है इसलिए कह रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर और अबव द एज ऑफ 65 ईयर, कह रहा है 15 से कम और 65 से ज्यादा, ये दोनों व्यक्तियों को आप पुलिस स्टेशन मत बुलाना। और वुमेन को भी नहीं बुला सकते आप, है ना। और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, वो तो ऑफिस वाले मेंटली एंड फिजिकली अगर डिसेबल है कोई तो उसे भी मत बुलाना। कह रहा है इन चारों को, देखो क्या कह रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन वुमेन रिसाइड्स। इन लोगों से बात अगर आपको करनी है तो इनके घर जाना। हाँ, यू मे लीव, मैं पढ़ाता हूँ, आप बस इसे बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना, ठीक है, ठीक, आराम करो। तो क्या कह रहा है कि नॉर्मली आप 160 का नोटिस तो देके किसी को भी बुला सकते हो, मगर इन लोगों को नहीं बुला सकते कि 15 साल से छोटा कोई बच्चा है, 65 साल से बूढ़ा कोई व्यक्ति है, कोई औरत है, या फिर मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, इन लोगों को नहीं बुला सकते, है ना। तो उनके घर जाके आप बुला लेना, उनको घर जाके उनसे बोलो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीटी में पूछ सकता है। और 161 के बयान बहुत बोलते हैं, 161 के बयान हुए, 161 के बयान हुए, है ना। 161 के बयान देखो होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है ना, तो वो करता क्या है, विटनेस हो गया, एक्यूज हो गया, विक्टिम हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, जिससे उसे लगे कुछ मिल सकता है, तो वो 161 में उसका बयान लेता है, ओरली बयान लेता है, और उसे लगता है कि हाँ भैया ये कुछ काम के बयान है, तो उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है, पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तो कोई भी पीओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, और एनी पुलिस नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेटमेंट में, ठीक है, एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड, तो एनी पर्सन सब आ गए आपके, एक्यूज, विक्टिम, फलाना ढिमकाना, जिससे उसे लगे कि ये आदमी कुछ जानता है इस केस के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसे एग्जाम कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो वो एग्जाम कर रहा है, आपका ये ड्यूटी है कि आप उसे ट्रुथ बताएं, आप उसे सारे सही आंसर तो नहीं बताया ना आपने, तो आपको मैंने पढ़ाया भी था 179 आईपीसी, 179 आईपीसी का मुकदमा ही बनता है कि उसने आपसे पूछा और आपने उसका सही आंसर नहीं कर रहे थे आप, ठीक है। वैसे ये तो नहीं पूछता कि सही आंसर बताना है बाउंड है कि नहीं, एग्जामिनेशन पूछ लेता है किन किन का कर सकता है, तो सबका कर सकता है शिक्षा। और तीसरा कह रहा है कि देखो पहले में तो ओरली कर रहा था वो, तीसरा देखो क्या कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर मेड रिड्यूस इनटू राइटिंग एन स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ काम का है, तो उसे वो रिड्यूस राइटिंग में भी कर सकता है ना, और उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बना देगा, एक क्या करेगा, सेपरेट रिकॉर्ड बना लेगा कि हाँ भाई फलाने आदमी को मैंने एग्जामिनेशन किया, मैंने ये लिखा है, मुझे लगता है इसमें ये हो सकता है। तो 161 में क्या करता है, पुलिस वाला बयान लेता है, 160 में नोटिस देता है, और 162 आपका इंपॉर्टेंट है मेज के पर्पज से। क्या सेक्शन है, मस्त सेक्शन एकदम, मैं पीटी के पर्पज से जो पूछता है उतना बताता हूँ कि 162 क्या है ना, 161 का एक्सटेंडेड वर्जन समझो। तो 162 ये बताता है कि जो 161 में आपने बयान लिए ना, है ना, 161 में आपने जो बयान लिए वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही लिए भाई, इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो ले रहे हो, है ना। तो क्या कह रहा है देखो, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिस चैप्टर। कुछ भी कहा गया है, कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दी है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग।
तो कह रहा है उस स्टेटमेंट को साइन नहीं कराओगे आप। मतलब कि ये कह रहा है कि 161 के जो बयान होंगे ना उसे भी साइन नहीं कराओगे। जनरल प्रैक्टिस ये है कि पुलिस वाले साइन कराते हैं, 161 के जो बयान होते हैं पुलिस वाले उस पर साइन कराते हैं, मगर 162 कहता है कि आप उसे साइन नहीं कराओगे। और दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। कह रहा ना तो आप साइन कराओगे, किसी ने आपको जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया, ना ही किसी भी पर्पस के लिए यूज होगा। इन्वेस्टिगेशन में दिया गया कोई बयान किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। जनरल 162 ये बताता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वह जनरली क्या बता रहा है कि न तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने किसी का अगर बयान लिया है तो न तो उसे साइन कराएगा, ना ही उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज करेगा। मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन, फलाना ढिमकाना, ये वो किसी के लिए यूज नहीं कर सकता उसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। जनरल बात ये कह रहा है ये। इसका वो भी एक्सेप्शन अभी जस्ट आएंगे 2-3 एक्सेप्शन, मैं जैसा जो बता रहा हूं वैसा इतना है। फिर देखो उसके बाद अब एक्सेप्शन दे रहा है, सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। किसी इंक्वायरी ट्रायल कहीं भी यूज नहीं कर सकते। हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड में जो इसमें एक्सेप्शन है ना वो 3 है, और 3 है इसमें। देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइड दैट व्हेन any witness is called for the prosecution in such inquiry trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness। तो पहला जो इसका एक्सेप्शन है 162 में वो है कि आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। जो हमने एविडेंस एक्ट के 145 के सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, वो उसके लिए आप एक चीज होगी कॉन्ट्राडिक्शन 145 140। दूसरा क्या कह रहा है देखो, तो आ गया। दूसरा कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of clause 32 और टू इफेक्ट द प्रोविजन 27। तो देखो 32 में मान लो कोई मर जाता है तब भी यूज कर सकते हो। 27 में कोई डिस्कवरी हो रही है, अगर मान लीजिए 161 में कोई बयान हो और उससे कोई डिस्कवरी हो गई एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये 3 एक्सेप्शन याद रख लो, रट लो इसको। पहला कि वैसे तो नॉर्मली 162 बताता है किसी में भी इस्तेमाल नहीं होगा कोई भी स्टेटमेंट, मगर 3 में हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए, 32 में हो सकता है, 27 में हो सकता है, ये पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और एक और लाइन लिख देता हूं मैं 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 165 में पढ़ा था ना, जज साहब कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, रेलिवेंट कुछ भी कर सकते हैं। जब कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ 161 के बयान से भी पूछ सकते हैं, जज साहब है वो, तो वो भी इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। 2 के ये 162 में नहीं लिखा, मेरे 165 में इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो एक जो जब आपसे पूछेगा ना वहां पर एग्जाम में, तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन 32-27 पूछेगा एक्सेप्शन में, मार देना कि ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है। 163 देखो क्या कह रहा है, इंडियन एविडेंस का आपने 24 पढ़ा था ना, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस वगैरह नहीं करनी है, वो 163 वाला कह रहा है। नो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉस्ट टू बी ऑफर और मेड एन इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस एज मेंशन 24। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, है ना, कि ये 163 कह रहा है कि भाई कोई भी पुलिस वाला इंड्यूसमेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आप उससे कुछ उगलवाने के लिए कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस मत देना। 163 आपको ये बता रहा है। ठीक है जी। 164 के बयान तो आपने बहुत सुने होंगे। यहां से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि 164 के बयान लेता कौन है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेता है, या आप कह लो कि एमएम, है ना, या फिर कौन लेता है, एमएम। एक ये क्वेश्चन 164 से बहुत इंपोर्टेंट होता है कि कौन लेता है भाई, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है, एमएम लेता है। ठीक है, कौन कौन लेता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है, एमएम लेता है। दूसरा इसमें 164 में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि उसे वार्निंग देनी है
कि आप जो कर रहे हो आपके खिलाफ यूज हो सकता है, और बाद में जब 164 बयान लोगे तो वहां पर मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा और जिसने वो कराए कन्फेशन वगैरह वो भी साइन करेगा, मतलब कि एक्यूज भी साइन है ना। तो वहां पर क्या है, क्यों होता क्या है, 164 वालों मुझे कन्फेशन करना है, तो मेरे को पुलिस वाले, अब पुलिस वाले को कन्फेशन करना तो 25-26 से कट जाएगा, तो पुलिस वाले क्या करता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं 164 में। 164 में मजिस्ट्रेट के पास जब मैं पहुंचता हूँ तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ही अथॉरिटी है लेने की, वो लेता है और पहले वो मुझे देखेगा भाई कि ये बंदा एकदम वॉलंटरी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, पुलिस वालों से डराया धमकाया तो नहीं 163 के तहत, और देख लिया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा बिल्कुल एकदम बढ़िया आदमी है और ये पूरे दिल से सब खुद की इच्छा जागृत हुई है देने की, तो बंदा उसे बोलेगा चलो ठीक है कर लो कन्फेशन वगैरह, मगर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, देखो भैया आप जो भी बोलोगे ना आपके खिलाफ कल एविडेंस यूज होगा, सोच समझ के बोलना। और आपने वार्निंग जब सामने दे दी और उसके बाद बोले अच्छा आपने बता दिया, मुझे तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो मतलब हेल्प हो जाएगी मेरी, मैं नहीं कर रहा जी। तो अगर उसने उसके बाद मना कर दिया वार्निंग सुनने के बाद, तो फिर जज साहब उसे दोबारा से पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते, फिर तो जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेजेंगे, पुलिस वाले के पास नहीं भेजेंगे वापस। ये क्वेश्चन वैसे पूछता तो नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो भाई जज साहब का काम है ना कि पहले देखना है कि बंदा स्वेच्छा से कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसे वार्निंग देनी पड़ती है कि देखो अगर तुम ये जो कन्फेशन करोगे ना तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल। अब मान लो ये सुनकर वो डर गया एटलीस्ट, सर मैं नहीं कर रहा आप छोड़ो, तो फिर जज साहब क्या करेंगे, उसे जेसी में भेजेंगे, उसको उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, जेल मतलब तिहाड़ वहां भेजेंगे, न कि वापस पुलिस वाले को दे देंगे। अच्छा फिर पुलिस वाले जाए मुझे मारेगा और अच्छा मुझे इतना परेशान करा तुमने, अब फिर मैं बताऊं इसलिए नहीं। और अगर वो स्वेच्छा से दे देता है तो क्या करेंगे, खुद साइन करेंगे उस पर और एक्यूज भी साइन कर देगा, दोनों साइन कर देंगे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, कल ये इसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। यही पूछता है आपसे, 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट हियर जुडिक्शन, तो कोई भी कर सकता है, एनी है यहाँ पर, कंसर्न नहीं है, एनी मजिस्ट्रेट है। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन है कोर्स के टाइम की बात हो रही है ना, ये पूरा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का है, तो यहाँ तो हम इन्वेस्टिगेशन की ही स्टेज पर रहेंगे। अंडर दिस चैप्टर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। तो वो तो ऑब्वियस बात है कि इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी वाली स्टेज में प्रवेश करने से पहले तक आप इसमें इन्वेस्टिगेशन सॉरी ये क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट को बयान करवा सकते हैं, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मान लीजिए ऐसा हो जाए कि उनका वकील कोई हाई फाई वाई सेंसिटिव केस है तो उस कन्फेशन को ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग किया सकते हैं, उसके एडवोकेट की प्रेजेंस बहुत बड़ी बात है ना। और देखो क्या कह रहा आगे, कह रहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड। तो कह रहा अगर किसी पीओ को, किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई हो तब भी वो आदमी तो ये कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कन्फेशन तो जेन्युइन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है होता वही करेगा। और उसके बाद ही कहानी वही है जो मैंने आपको बता दी है। और पांचवा जो है इसका ना क्लॉज 5 कहता है स्टेटमेंट की बात। देखो हम यहां जो कर रहे थे, पहले जो कर रहे थे कन्फेशन वगैरह की बात कर रहे थे, यहाँ पे एनी स्टेटमेंट है। वैसे 5 से पूछता तो नहीं है मगर बाई चांस अगर कभी उसका दिल भर आए और आपसे पूछ दे, कह रहा एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड इन द सब्जेक्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। जैसे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं ऐसी कुछ कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ओथ पे उसकी ले लेंगे, ओथ पे उसकी स्टेटमेंट ले लेंगे, कल कोर्ट में क्या कह रहा है कि एनी स्टेटमेंट द रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस
एज इज इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। तो मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि भाई साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले तो ज्यादा काम आएगी कल, तो ओथ पर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कन्फेशन नहीं है, वो स्टेटमेंट। ये भी बात ठीक है। ठीक है जी, अब ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 164 से जो पूछता है यही पूछता है। 164 ए मैंने आपको पढ़ाया ही था कि वहां जो 53 ए में था किसका था, एक्यूज का था ना, और यहाँ पर किसका था, विक्टिम का नहीं। ठीक है, 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। 165 आपका जो है ना, वो आप ये समझो कि जैसे आपने पढ़ा था 47 टाइप है वैसा ही है। ठीक है, या आपने 100 सेक्शन नंबर 100 में भी सर्च है तो वैसा ही है ये। 166 ये देख लो, कभी कभी पूछ देता है, और तो कुछ नहीं पूछता नालायक, तो इतना पूछ देता है कि इसमें क्या है। वह कह रहा है 166 कह रहा है, क्या कह रहा है 166 कह रहा है कि रिक्विजिशन है, मतलब जैसे 55 हमने पढ़ा था, 55 में एक पुलिस दूसरे पुलिस से क्या बोल रहा था है, एक पुलिस दूसरे से क्या था, भैया जाए अरेस्ट कर ले। तो 166 में पुलिस दूसरे बोल रहा है कि यार एक काम कर, सर्च वारंट देखो, जाके सर्च वर्च कर ले, है ना। चलो जी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 166 भी देख लो। 166 कह रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो 166 में हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, याद रखना, यही पूछता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, और इसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमें यहां से, मान लीजिए पुर्तगाल में भेजना है कि यार इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ कर लो, तो हम यहाँ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन। और मान लो किसी कंट्री को, जर्मनी को हमारे यहाँ भेजना है, तो हमारे 166 में भेजती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किस में भेजी जाती है और किस में आती है फॉरेन कंट्री से। तो पहले देखो हम भेज रहे हैं 166 ए में, और बाद में आ रही है 166 बी में। ये क्वेश्चन कभी कभी बना देता है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद 167 पीटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मेन सीएस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीटी के पर्पज से बहुत 3 क्वेश्चन पूछता मार्क। पहला कि पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है जी, 15 डेज की, देखो है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है। दूसरा इसके परंतुक से पूछता है, प्रोवाइजो से पूछता है इसका क्वेश्चन। क्या पूछता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मान लो 10 ईयर या डेथ, इससे ऊपर की सजा वाले वो है, उसमें चार्जशीट जमा करने की कितने दिन की मियाद है, 90 दिन की है। और इससे कम वालों में 60 दिन में आपको चार्जशीट जमा करनी होती है। अगर नहीं करी तो डिफॉल्ट बेल का जो प्रावधान है, अगर आपसे कोई पूछे DEFAULT डिफॉल्ट बेल कहां पर है, 167 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो। डिफॉल्ट बेल क्या होती है, देखो बेल होती है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट चाहे तो कोर्ट चाहे। डिफॉल्ट बेल मीन्स कि आपको राइट मिल गया बेल का, कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आपको अधिकार मिल गया बेल का, और वो अधिकार कहाँ मिलता है, 167 के प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में कहता है कि देखो वैसे चार्जशीट जमा करने का टाइम होता नहीं, आप 1 साल में करो, 4 साल में करो, मगर कोई व्यक्ति अगर एक्यूज जेल में, सपोज करो, ठीक है, एक्यूज है जेल में, ठीक है, और जो उसने ऑफेंस किया उसमें सजा होती है, मान लो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, सपोज करो, तो फिर 167 का प्रोवाइजो कहता है 90 दिन। अब अगर पुलिस वाले ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा नहीं करी, तो इस एक्यूज को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाए। जैसे ही 90वां दिन होगा, उसी के दिन अगले दिन वकील साहब लगा देंगे इसकी बेल, और एज ए राइट बेल मांगेंगे कि मुझे अधिकार है, मुझे बेल दीजिए, मैं जेल में नहीं रह सकता। इस आदमी ने, पीओ ने 90 दिन में फाइल कैसे नहीं करी चार्जशीट, तो कोर्ट को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 साल से कम वाले कुछ, जैसे मतलब चोरी है, कोई चोरी का वो है, उसको 3 साल तक की सजा होती है, वो बंदा जेल में, तो फिर 60 दिन, 10 साल से कम वाले में कितना, 60 दिन, 60 दिन में अगर चार्जशीट जमा नहीं करी तो जेल बेल का अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने दिन रख सकते हो पुलिस कस्टडी में, 15 दिन।
दूसरी बात कि डिफॉल्ट बेल कहाँ है 167(2) में, और डिफॉल्ट बेल कब मिलेगी 10 साल से ऊपर वाली सजा वाले प्रावधान में 90 दिन के अंदर उसे फाइल करनी है चार्जशीट, 10 साल से कम वाले में 60 दिन के अंदर करनी है, नहीं करी तो डिफॉल्ट बेल का आपको वो मिलेगा। ठीक है, चलो जी। और इसमें क्या पूछ लेता है, और इसमें पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ लेता है कि ये पूछ लेता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन का दे सकता है ना, वो तो 15 दिन का देता है। पुलिस कस्टडी कौन देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज का देता है, ये पूछ लेता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन की दे सकता है आपको, पुलिस कस्टडी 7 दिन की दे सकता है। ये 3 क्वेश्चन ही यहां से बनाता, 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। पहला, टोटल कस्टडी पुलिस कस्टडी कितने दिन की मिल सकती है जी 15 दिन की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन दे सकता है 7 दिन की। डिफॉल्ट बेल का प्रावधान है 167(2) में, और किन किन स्थिति में मिलती है, तो 10 साल से ऊपर सजा वालों में 90 दिन के अंदर चार्जशीट अगर जमा नहीं करे, 10 साल से नीचे वालों 60 दिन के अंदर चार्जशीट जमा नहीं करी, तो फिर डिफॉल्ट बेल आपको मिलने के बाद दिखाई जाता है। यही क्वेश्चन 167 से बनता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें पीटी पर्पज से तो आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 168 देख लो, कुछ नहीं है 168 की। यही है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो रिपोर्ट करोगे अपने सीनियर को, तो ये पूछता नहीं कभी। अब एक काम करते हैं, देखो 7 बजने वाले हैं, आज हमारा बड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब रहे हम लोग, तो हमारा थोड़ा लेट हो गया पूरा शेड्यूल, है ना। एक काम करते हैं, इसको ना सीआरपी को खत्म करते हैं और कल इसे दोबारा से अच्छे से स्टार्ट करते हैं, है ना।